तुम ना हद करते हो अमन। मैंने सोचा था कि हम हनीमून पर बाली पेरिस जाएंगे, अच्छा रोमांस करेंगे, और कहाँ हम इस बिहार की ट्रेन में धक्के खा रहे हैं। अब इस घोस्ट हंटर से शादी की हो तो हनीमून भी तो भूतों के साथ ही मनाना पड़ेगा ना। पर तुम चिंता मत करो, भूतों को ज्यादा चर्बी वाला इंसान नहीं पसंद है। अमन की बात सुनकर मीना ने तुरंत ही भौहें सिकोड़ ली थी और मुंह फुलाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। मीना को गुस्सा देख अमन ने भी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब किया और प्यार से बोला, डार्लिंग तुम चिंता क्यों करती हो? ऐसे ही थोड़ी ना तुम्हारा पति वर्ल्ड फेमस है। हाँ हाँ, तभी तो तुमको फंसाया है। अच्छा एक बात बताओ, आज तक की तुम्हारी लाइफ में कोई सबसे अजीब केस मिला है क्या, जो पहले तो तुम्हें मजाक लगा हो, लेकिन जब तुमने केस पर काम किया हो तो कहानी कुछ और ही हो? हाँ मीना, एक केस है जिसके बारे में आज भी सोचता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता, और वो किसी दूसरे देश की नहीं बल्कि अपने ही देश बिहार की कहानी है। सुनाओ ना प्लीज, अभी बहुत लंबा सफर है, मजा आएगा। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनना। हाँ मीना, ये अनोखी कहानी बिहार के गया शहर की है और इलाका है इकबाल नगर। जब मैंने इस केस पर काम शुरू किया तो मुझे बताया गया कि कोई है जो इकबाल नगर कब्रिस्तान में रोज भटकता है अपनी ख्वाहिशों के साथ, हाथ में छड़ी और सिर पर हैट। ये अजीबोगरीब पहनावा इसलिए क्योंकि यह अंग्रेज था, ओवन टॉमकिंसन, जिसकी मौत सन 1906 में ही हो गई थी। मगर आज भी 118 साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी वो भटक रहा है। सुनने में भले ही अजीब लगे मीना, मगर इस रूह को बस एक ही चीज चाहिए होती। क्या? चाय, केक और बिस्किट। क्या सच में एक अंग्रेज भूत लोगों से चाय, केक और बिस्किट मांगता है? मैं भी जानता हूँ मीना, किसी रूह का सामने आना और चाय, बिस्किट या केक मांगना हैरत में डालता है, मगर उस ताकतवर रूह की इस अजीबोगरीब ख्वाहिश के गवाही कई हैं। दरअसल ओवन की रूह जिस कब्रिस्तान में घूमती, उस कब्रिस्तान में ज्यादातर कब्रें छोटे बच्चों की है। कब्रिस्तान वाली बात सुनकर मीना अब सीरियस हो गई थी। उसने अमन से तुरंत पूछा, कौन था ओवन टॉमकिंसन जिसे अपनी मौत के 100 साल गुजर जाने के बाद भी अपनी कब्र में चैन नहीं मिला? वो क्यों आने जाने वालों से चाय, केक और बिस्किट जैसी अजीबोगरीब फरमाइश करता है? इस पर अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई नहीं जानता मीना, इतिहास सिर्फ इतना बताता है कि वो एक ब्रिटिश सैनिक था और यही तैनात था। बात 1906 की है, जब यहाँ एकाएक हैजा फैला और पहले उनके इकलौते बेटे की मौत हुई, और फिर अपने बेटे के गम में उन्होंने भी इस कब्रिस्तान में अपने बेटे की कब्र के ऊपर ही जान दे दी थी। वक्त बीता, ब्रिटिश राज बीता, मगर उस राज का ये सिपाही आज भी यहाँ घूमता है। इकबाल नगर के लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले तक तो ओवन की रूह अक्सर रात के सन्नाटे में रास्ता रोककर खड़ी हो जाती थी, और छोड़ती भी तब थी जब उसे चाय और बिस्किट का नजराना पेश किया जाता था। हालात ऐसे हो गए कि लोगों ने रात में घर से निकलना ही बंद कर दिया था, मगर एक रोज उसका पाला अपने मजबूत ताकत से पड़ गया। लोग बताते हैं कि उसी कब्रिस्तान वाले रास्ते पर एक बार एक फकीर चांद साहब अपने टमटम पर सवार कहीं जा रहा था। ये हुई ना बात, अब आया कहानी में नया किरदार। मीना पहले सुन तो लो। तो अपनी आदत से लाचार ओवन ने उनका भी रास्ता रोक लिया और अपनी वही पुरानी ख्वाहिश दोहराई, चाय और बिस्किट। लेकिन चांद साहब ओवन को पहचान गए थे कि ये वही ओवन की आत्मा है जिसका हल्ला पूरे इलाके में है। तो उन्होंने वादा कर गए कि कल वो फिर आएंगे और उसकी अजीबोगरीब चाहत को हमेशा हमेशा के लिए पूरा कर देंगे। मगर होने को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल चांद साहब ने चाय बिस्किट पर कुछ काला जादू कर दिया था, जिससे ओवन की रूह अब चांद की गुलाम हो गई थी। और जो रूह पहले इंसान से बस चाय बिस्किट मांगती थी, वो रूह अब उन्हें सोना चांदी और दौलत मांगने लगी थी। और जो नहीं देते थे उन्हें ओवन की रूह मारती भी थी। फिर मुझे बुलाया गया। क्या तुम उस ओवन रूह से मिले हो? नहीं, एकदम से नहीं। दरअसल जब मैं उस कब्रिस्तान में पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा था। जगह जगह लाश के सड़ने की बदबू आ रही थी, और वो लाशें किसी इंसान की नहीं बल्कि कुत्तों की थी, क्योंकि उस चांद के कहने पर ओवन की रूह ने इलाके के सारे कुत्तों को मार दिया था। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चांद को देखकर भौंकते थे। पर मैं जैसे जैसे कब्रिस्तान के अंदर जा रहा था, वैसे वैसे मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया है, क्योंकि मैं तुम्हारी बात करने से मना नहीं कर पाता हूँ। क्यों मैंने इतने सारे कुत्तों को मौत दे दी, क्यों? अरे अंग्रेज, तेरी हिंदी तो बहुत सुधर गई है। लगता है अब तुझसे इंसानों की हत्या करवानी पड़ेगी।
तब तो मेरे ख्याल से तू संस्कृत ना बोलने लगे। कमीने, वो मेरे बेटे के खबर है, कम से कम उसे तो छोड़ दे। अबे तुझे तो शर्म आनी चाहिए। तेरा बेटा चैन से सो रहा है और तू है कि 100 से उसके लिए चाय, केक और बिस्किट ही किए जा रहा है। शर्म तो तुझे आनी चाहिए चांद, जो एक शरीफ रूह को तूने उस हैवानियत पर उतार दिया है। पर तू चिंता मत कर, ओवन की मदद के लिए मैं आ गया हूँ। मुझे देखते ही चांद समझ गया था कि मैं जरूर उसकी मुसीबत बनकर ही उसके सामने आया हूँ। इसलिए उसने ओवन की रूह से कहा, ओवन, अगर ये आदमी इसी कब्रिस्तान में आज रात मर गया तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। ओवन ने भी चांद की बात सुनकर मुझ पर हमला कर दिया। मैं कब्रिस्तान के जिस भी कोने में जाता वो मुझे मेरी गर्दन पकड़कर चांद के सामने ला पटकता। मैं भी समझ गया था कि मैं दोनों से एक साथ नहीं जीत पाऊंगा। इसलिए तब मैंने अपने गुरु की माला निकाली। मेरे गुरु ने यह माला मुझे देते हुए कहा था, ये माला देखकर कोई भी रूह मेरी बात मानने से इनकार नहीं कर सकती थी। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि जैसे ही मैंने वो माला ओवन को दिखाई तो वो वापस से शांत हो गया था। अब बस मैं और चांद एक दूसरे के सामने थे। पर मैंने चांद को कम आंका था, क्योंकि ओवन के शांत होते ही उसने कुछ मंत्र पढ़ने लगे थे। और उसके मंत्र पढ़ते ही कब्रों से बच्चों की सड़ी गली लाशें, कंकाल और मरे हुए कुत्ते भी जागने लगे थे। फिर कुछ ही पल बाद मेरे सामने चांद खड़ा मंत्र बड़बड़ा रहा था और मेरे पीछे बच्चों और सैकड़ों कुत्तों की लाशें थी, जो चांद के एक इशारे पर मुझे जिंदा से मुर्दा कर सकती थी। मेरे सोचने भर की देरी थी कि चांद ने सभी लाशों को मुझे मारने का इशारा कर दिया और खुद जोर जोर से मंत्र बड़बड़ाने लगा। यह देख मैं समझ गया था कि जब तक चांद का मंत्र पढ़ना नहीं बंद होगा, ये लाशें रोकने वाली नहीं है। और चांद के मंत्र रोकने के लिए मैंने पहला कदम लिया ही था कि तभी नीचे जमीन से एक बच्चे की लाश का हाथ निकला, जिसने मेरा पैर पकड़कर मुझे नीचे लिया था। मेरा एक पैर अब कब्र के गड्ढे में था, जिसे वो बच्चे की लाश खा रही थी। मैं दर्द के मारे चीख रहा था और तभी पीछे खड़ी लाशों की फौज भी मुझ पर टूट पड़ी। हर पल मेरे जिस्म से पाव किलो गोश्त अलग किया जा रहा था। सच कहूं तो मुझे मेरी मौत दिखने लगी थी कि तभी अचानक कुछ हुआ और सारी लाशें खुद ब खुद पीछे हटने लगी थी। लाशों के पीछे हटते ही मैंने देखा कि ओवन ने चांद को उल्टा पकड़ा हुआ है और उसका मुंह जमीन के नीचे धंसा हुआ है और मुट्ठी भर मांस के लिए वो बुरी तरह छटपटा रहा है। छोड़ दो इसे ओवन, इस पापी की हत्या का इल्जाम तुम अपने सर पर मत लो। इसे देश का कानून सजा देगा। नहीं, इसने मेरे साथ जो किया उसके लिए मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकता। इसने मुझसे बुरे बुरे काम करवाए, ऐसे काम जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और तो और मेरे बेटे की खबरों को भी गंदा कर दिया। इसे तो मैं मौत दूंगा जो इसने सपने में भी नहीं सोची होगी। नहीं ओवन, अगर तुमने ऐसा किया तो जो इतने सालों से तुमको अच्छा मानते हैं उन सब का भरोसा टूट जाएगा। मरने के बाद एक नाम ही तो है जो लोगों को हमारे बारे में याद दिलाता है। यही वो कीमती दौलत है जो लोगों को हम फ्री में देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस पापी को मारकर अपना नाम मत खराब करो। मेरी बात सुनकर ओवन सोच में पड़ गया था और फिर कुछ पल बाद ओवन ने चांद को छोड़ दिया था। हालांकि उसने चांद को मारा नहीं, लेकिन कुछ पल के लिए वो उसके शरीर में गया और जब ओवन वापस चांद के शरीर से बाहर आया तो चांद पूरी तरह से पागल हो चुका था। कहते हैं उसे अब बस बुरी आत्माएं ही दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से वो डरा हुआ दिन भर चीखता है और अपनी गलती की माफी मांगता रहता है। अमन से सारी कहानी सुनकर मीना को आज अपने पति पर गर्व हो रहा था। उसे आज मालूम हो गया था कि उसका पति दिलेर के साथ साथ समझदार भी है। कि तभी उसने देखा कि उनके उतरने का स्टेशन आ गया था। अमन और मीना स्टेशन से उतरकर होटल के बजाय कहीं और जा रहे थे। मीना ने भी कोई सवाल नहीं किया और आखिर में उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। दरअसल दोनों ओवन के बच्चे की कब्र के सामने खड़े थे। आज ओवन के बेटे का जन्मदिन था। कब्र देख मीना अभी चुपचाप खड़ी ही थी कि तभी एक भिखारी मीना के सामने आ गया, जिसे देख मीना बुरी तरह डर गई थी। मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे बुरी आत्माएं दिखती है। मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे बुरी आत्माएं दिखती है। मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे बुरी आत्माएं दिखती है। ये सुनते ही मीना समझ गई थी कि ये चांद है। वही बच्चे की कब्र के पीछे से ओवन की आत्मा
अमन को मुस्कुराते हुए देख रही थी। Like, comment, and subscribe.